अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 6 पढ़ेंगे। ऑर्डर 6 पढ़ेंगे जिस जो रिलेटेड है प्लीडिंग जनरली से। प्लीडिंग्स जनरली से रिलेटेड है, ठीक है। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 प्लीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कहता है प्लीडिंग क्या है। प्लेंट आता है इसमें, दावा एंड रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा, ठीक है। रूल 2 क्या कहता है? प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट नोट एविडेंस, यानी कि जो भी प्लीडिंग्स होंगे, प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट होगा, उसमें मटेरियल फैक्ट्स होंगे। मटेरियल फैक्ट्स होंगे और एविडेंस नहीं होगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ हमने मटेरियल, जब काज ऑफ एक्शन होता है तो वो जो फैक्ट्स राइज होते हैं, यानी कि हकाइक जो राइज होते हैं, सिर्फ वो ही उसमें होंगे और एविडेंस इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो जो भी मटेरियल फैक्ट राइज होंगे उसको अपनी प्लीडिंग में 1 बाय 1 लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में? पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। और हर एक पैराग्राफ को नंबर्स देने हैं, 1 2 3 के फॉर्म में नंबर दे देने हैं, ठीक है। और फिर अगर कोई भी डेट वगैरह हो या सम हो, यानी कि सम पैसे वगैरह हो गए, ठीक है, नंबर वगैरह है, तो उनको फिगर में लिखना है, ठीक है। यानी कि सम मतलब अगर 5 लाख है, 10 लाख है, तो उनको फिगर्स की फॉर्म में लिखना है। अगर 5,000 है तो उनको भी फिगर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल 3 क्या कहता है? फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, यानी कि फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट जो है कहता है, जो हमारी सीपीसी की किताब है, इसके एंड में फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं हर एप्लीकेशन के लिए। तो अपेंडिक्स ए में जो कि फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट से प्लीडिंग होगी, ठीक है। यानी कि उसी फॉर्मेट से प्लीडिंग हमने देनी है। रिटन स्टेटमेंट और अपनी प्लेंट उसी फॉर्म में देना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 4 क्या कहता है। रूल 4 कहता है पार्टिकुलर्स टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी, यानी कि वो सारी तफसीलात लिखनी है जो कवायफ जो जिनको वाज़ेह करना ज़रूरी है, तो वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। यानी कि पार्टिकुलर्स, जितने भी पार्टिकुलर ज़रूरी हैं उनको लिखना है। अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुए है या फ्रॉड हुआ है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, या डिफ्रॉड वगैरह हुआ है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अपने दावे में या जवाब दावे में लिखना है, ठीक है। और उनको उसी तरह ही नंबर वगैरह देने। फिर रूल 5 देख लेते हैं। रूल 5 कहता है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पार्टिकुलर्स, यानी कि फ़र्दर मज़ीद, बेटर स्टेटमेंट बेहतर बयान, और पार्टिकुलर्स तफसीलात, ठीक है। यानी कि इसमें कहता है कि प्लेंट में फर्दर बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्लेम और डिफेंस, और फर्दर एंड बेटर पार्टिकुलर्स ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन एनी प्लीडिंग में इन ऑल केसेस बी ऑर्डर अपॉन सर्च टर्म और टू कॉस्ट एंड अदरवाइज एज मे बी जस्ट। इसमें क्या कहता है कि जितने भी पार्टिकुलर्स हों, ठीक है, पार्टिकुलर्स वगैरह सारे लिखने हैं। और जहाँ पर यानी कि आपने अपने पार्टिकुलर्स रिलेटेड टू फैक्ट से रिलेटेड जितने भी पार्टिकुलर्स अगर आपने नहीं लिखे अपने प्लेंट में, ठीक है, अगर प्लेंट में वो चीज़ नहीं लिखी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डिफेंडेंट के पास है कि वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे, यानी कि डिफेंडेंट ने भी देखो, प्लेंटिफ क्या करता है, अपना प्लेंट जमा करता है कोर्ट में, लेकिन प्लेंट में क्या है कि उसने हर एक चीज़ को तफसील से नहीं लिखा, ठीक है, पार्टिकुलर जितने भी थे उसकी तफसील से नहीं लिखा। और यहाँ पर डिफेंडेंट क्या हो गया, उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट देनी है, लेकिन वो उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखे, क्योंकि प्लेंट में हर चीज़ तफसील से नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पर डिफेंडेंट क्या करेगा, कोर्ट को एप्लीकेशन देगा, तो कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी, या कॉस्ट भी डाल सकती है, जो कोर्ट को एस में भी जस्ट, यानी कि जो भी कोर्ट को ठीक लगे वो ऑर्डर करेगी, और फिर प्लेंटिफ को बोलेगी कि वो अपने प्लेंट में सारी तफसीलात वगैरह लिखें, ठीक है, ताकि डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट जमा कर सके। रूल 6 पे आ जाते हैं, जिसमें कहता है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट जिसमें
कोई भी दावा इसमें ये सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि कोई भी अगर बंदा जो है दावा जमा करता है तो उस दावे से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो कंडीशन उसने फुलफ़िल की है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीएम्पशन सूट देख लेते हैं तो प्रीएम्पशन सूट में क्या कहते हैं, जिसमें 3 डिमांड्स हैं। 3 डिमांड्स मुआदबात इसहात खुसूमात, जो भी 3 डिमांड्स हैं, तो एक में फर्स्ट डिमांड में क्या होता है कि वो इमीडिएट यानी डिमांड करेगा उस ज़मीन के लिए। फिर दूसरी में क्या है कि वो एविडेंस लेके जाएगा। फिर थर्ड में क्या है, वो कोर्ट में स्यूट देगा। तो यहाँ पे जो अगर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उससे पहले पूछेगी कि आपने फर्स्ट 2 कंडीशन पूरी की है कि नहीं, कि आप डायरेक्ट ही कोर्ट में आगे हो, दावा जमा कर दिया है। तो यानी कि इसमें क्या कहा जाता है कि वो कोर्ट उसने वो चीज़ भी लिखनी है कि उसने जितनी भी सूट से रिलेटेड जो कंडीशंस थे वो उसने फुलफ़िल की है, तो वो अपने दावे में वो चीज़ भी लिखेगा कि हाँ उसने वो चीज़ फुलफ़िल की है। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि कोई मुआहदा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्त है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे करने से पहले कुछ शर्त है, उसने वो जितने भी पार्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे वो पहले पूरे किए हैं कि नहीं, तो वो चीज़ वो अपने दावे में लिखेगा कि हाँ उसने पहले ये काम किया है, फिर भी डिफेंडेंट ने ये काम नहीं किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो जो भी हो तो फिर वो उसके बाद वो दावे के लिए आएगा। यानी कि पहले उसने जितनी भी कंडीशंस होती है हर एक दावे से पहले, तो वो उसने पूरी की है कि नहीं, कि उसके बाद ही वो कोर्ट में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 7, जिसमें डिपार्चर्स को कहते हैं, नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट अराइज एनी न्यू ग्राउंड्स ऑफ एम कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकॉन्सिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी प्लीडिंग एट द सेम। इसमें यह कहा जाता है कि जो कि जैसे ही दावा यानी कि दावा दे दिया जाए, प्लीडिंग कोर्ट में जमा कर दी जाए, तो किसी भी पार्टी को ये राइट नहीं है क्योंकि कि उसमें वो कुछ चेंज करे, ठीक है। यानी कि उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकता जब तक उसमें अगर कोई न्यू ग्राउंड्स ना आ जाए या कोई और न्यू एलिगेशंस वगैरह ना आ जाए। तो फिर रूल 7 में क्या होगा कि रूल 7 के अंदर अगर कोर्ट फिर जब फैसला करती है, उसको अमेंडमेंट का हुक्म करती है, तो वो रूल 17 के अंदर उसको देगी। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या कह दिया रूल 7 में कि कोर्ट उसको अपने दावे को चेंज करने के लिए नहीं कहेगी जब तक उसमें कोई न्यू ग्राउंड्स एम्स या कोई न्यू एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स ना आ जाए, ठीक है। इसका सिंपल यही मतलब है। फिर रूल 8 देख लेते हैं, डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहता है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात हो, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी बात लिखनी है, ना कि उसके मतलब अगर वो लीगैलिटी ना हो, यानी कि उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर दिया हो या सफिशिएंट इन लॉ ऑफ रिलेटेड ना हो, तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात उसने नहीं लिखनी, उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देना है, ठीक है, जो कि अगर वो दावा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो। फिर नेक्स्ट जो है रूल 9 पे आ जाते हैं। रूल 9 में कहता है इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिसका आप जो है अपने दावे में ज़िक्र करना है उस डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका हवाला देना है, सिर्फ हवाला देना है उस डॉक्यूमेंट के, ना कि पूरा डॉक्यूमेंट आपने अपने दावे में लिखना है। रूल 9 ये कहता है। रूल 10 कहता है मैलिस नॉलेज एक्सेट्रा। इसमें कहता है वेयर इट इज़ मटीरियल टू अलीग मैलिस फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ एनी पर्सन, इट शेल बी सफिशिएंट टू अलीग द सेम एज फैक्ट विदाउट सीकिंग आउट द सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच द स्टेट इज़ टू बी इन्फेयर। यानी कि जहाँ पर अगर दावे में मैलिस है, नॉलेज है, उसको इंटेंशन भी थी, उसको नॉलेज भी थी कि उसके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है या बदनीति वगैरह हुई है, तो उसने उसी का ज़िक्र करना है, ना कि हर एक सर्कमस्टांसिस का कि उसके साथ किस तरह धोखा हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी, सिर्फ उसने ये ज़िक्र करना है कि हाँ उसके साथ उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो चीज़ उसने सिर्फ लिखनी है, ठीक है। और उसको नॉलेज हुई तो कब नॉलेज हुई वो चीज़ उसने लिखनी है कि हाउ व्हेन वेयर, ठीक है, तो वो चीज़ उसने सिर्फ लिखनी है। फिर रूल 11 में नोटिस आ जाता है। रूल 11 कहता है कि
जहाँ पर किसी दावे में कोई दावा करने से पहले जहाँ पर नोटिस भेजना ज़रूरी हो, तो वो कोर्ट वो अपने दावे में ये चीज़ लिखे कि उसने नोटिस भेजा था इस पार्टी को। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो कि दावा कर रहा है डैमेजेस के लिए, तो डैमेजेस के लिए अगर डैमेजेस मांग रहा है, ठीक है, किसी भी पर्सन से, तो डैमेजेस से पहले जो है वो क्या करेगा, वो उस पार्टी को नोटिस भेजेगा कि तुम्हारी तरफ मेरे ये डैमेजेस हैं और तुमने मुझे ये पे करने हैं, अगर तुम मुझे ये पे नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में दावा करूँगा। तो वो जो नोटिस होगा तो वो उस नोटिस के बारे में भी अपने दावे में ज़िक्र करना है। रूल 12 कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। इसमें कहता है जहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई रिलेशन उन पार्टीज़ के दरमियान में हो, तो वो यानी कि उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, या कोई रिलेशन है जिससे रिलेटेड उनका दावा है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड उन्होंने कोई लेटर वगैरह एक दूसरे को भेजे हों या कोई कन्वर्सेशन उनके दरमियान हुई हो, तो उस कन्वर्सेशन को की डिटेल नहीं लिखना, सिर्फ सरसरी ज़िक्र करना है, तो उसकी डिटेल हर एक यानी कि विदाउट सेटिंग देम आउट इन डिटेल हर एक डिटेल उसमें अपने दावे में नहीं लिखनी है। रूल 13 पे आ जाते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसमें कहता है किसी भी पार्टी को ये हक नहीं है कि वो किसी भी फैक्ट को कहे कि ये फैक्ट, यानी कि एक बर्डन ऑफ प्रूफ किसी और पार्टी पे है और दूसरी पार्टी को ये हक नहीं है कि उस फैक्ट के बारे में वो बताए कोर्ट में, ठीक है, यानी कि वो उसको लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर्सन पे आएगा, जिसने डिनाई किया हो। यानी कि इसको फॉर एग्जांपल देख लेते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ को। यानी कि एक पार्टी है वो एक चीज़ से इनकार कर रही है कि मैंने ये चीज़ नहीं की और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने ये काम किया है, तो कि तुमने ये काम किया है। तो यहाँ पर अगर ये डिनाई कर दे कि मैंने तो ये काम, अगर डिफेंडेंट यहाँ पे डिनाई कर दे कि मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे डिनाई कर दे कि मैंने ये काम नहीं किया, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर है कि वो डिनाई कर रहा है इस इल्ज़ाम को, तो वो प्रूफ करेगा, ना कि प्लेंटिफ यहाँ पे बताएगा कि इसने ये काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सिर्फ उसको है जो वो बर्डन ऑफ प्रूफ को डिनाई करता है, ना कि दूसरी पार्टी उसको बताएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्लेंटिफ ने दावा किया है बिल का, लेकिन बिल के दरमियान में जो कंसिडरेशन वगैरह का जो क्वेश्चन वगैरह आए, ग्राउंड वगैरह आए, तो प्लेंटिफ उस चीज़ को नहीं बताएगा, वो तो डिफेंडेंट बताएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्लीडिंग टू बी साइन। बिल्कुल सिंपल है। रूल 14 कहता है कि हर एक प्लीडिंग जो है वो उस पर पार्टी के साइन होंगे, उसके प्लीडर के साइन होंगे, ठीक है, यानी उसके वकील के साइन होंगे। फिर रूल 15 पे आ जाते हैं वेरिफिकेशन, तस्दीक हल्फी जिसको कहते हैं। हर एक दावे में एंड में हल्फन बयानी हूँ कि जुमला मरातब मेरे दुरुस्त हैं, ये जो हम अपने दावे वगैरह में लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वेरिफिकेशन होती है। और इसको जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जुमला मरातब या पैराग्राफ 1 2 3 या नंबर 1 2 3 जो है दुरुस्त है मेरे इल्म यकीन से, जो भी होता है, ठीक है, ये वेरिफिकेशन होती है। और ये वेरिफिकेशन करने के बाद फिर इस वेरिफिकेशन के नीचे जो है वो जो पार्टी होती है वो भी साइन करती है, इस पे डेट भी डली होती है, ठीक है। और जो प्लेस होता है यानी कि कहाँ पर यानी कि फॉर एग्जांपल लाहौर के किसी कोर्ट में जमा करना है तो लाहौर का लिखा जाएगा, यानी कि डेट भी लिखी जाएगी जिस दिन को वो दावा जमा करना है, वो पार्टी अपना साइन भी करेगी, ठीक है, यानी कि जिस दिन उसने वो हल्फ उठाया हो। रूल 16 पे आ जाते हैं स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि कोर्ट किसी किसी भी स्टेज की प्रोसीडिंग के किसी स्टेज पर भी किसी भी दावे को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, अमेंड
कर सकती है किसी भी मैटर को जहाँ पर कोर्ट को लगे कि ये जो दावा है ये अननेसेसरी है, स्कैंडलुअस है, या जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाह रहा है, या फेयर ट्रायल नहीं होगा, ठीक है, डिले कर रहा है कोर्ट का टाइम। तो इससे क्या होगा कि ये कोर्ट उसको उस दावे को या जवाब दावा जो भी है, ठीक है, उस प्लीडिंग को स्ट्राइक ऑफ कर देगी। और ये इसमें क्या होगा, ये एप्लीकेशन जो स्ट्राइकिंग आउट में ऑफ प्लीडिंग में एप्लीकेशन कौन देते हैं, दूसरी पार्टी देती है। यानी कि प्लेंटिफ ने अगर दावा किया है, प्लेंटिफ ने प्लेंट जमा किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफेंडेंट जो है यानी कि स्ट्राइकिंग आउट की एप्लीकेशन देगा, और रिटन स्टेटमेंट के लिए जो है प्लेंटिफ एप्लीकेशन देगा इसके अंदर, ठीक है। और कोर्ट को अपनी एप्लीकेशन में बताएगा कि ये जो दावा है या ये जो एप्लीकेशन वगैरह है ये अननेसेसरी है या स्कैंडलुअस है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए है, तो वो अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करेगा। अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं। रूल 17 रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स। जब भी इसका एमसीक्यूज़ भी आता है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग किस रूल के अंदर होती है, तो ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर होती है, ठीक है। ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी पार्टी जो है अपने जब को उसको लगे किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे कि कोई न्यू फैक्ट्स वगैरह एराइज हो गए हैं जिसको उसने अपने दावे में या जवाब दावे में ऐड करने हैं, तो वो कोर्ट से बोलेगा एप्लीकेशन देगा कि उसने अपने दावे को या जवाब दावे को अमेंड करना है, तरमीम करना है, तरमीमी दावा वगैरह जिसको कहते हैं, ठीक है, या जवाब दावा। तो तरमीम उसने कर लानी है अपने इसमें दावे में या जवाब दावे में, तो कोर्ट उसको टाइम दे देगा। और जो अक्सर जो टाइम होता है वो 14 डेज़ का ही टाइम होता है, या 14 डेज़ का ही टाइम उसको दिया जाता है, और उस टाइम के अंदर उसने अपने दावे को अमेंड करना है, ठीक है। फिर रूल 18 लास्ट रूल है जिसमें कहता है फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, जहाँ पर पार्टी को टाइम दे दिया गया है कि 14 डेज़ के अंदर या उससे ज़्यादा जो भी टाइम उसको दिया है कि इसके अंदर अपने दावे को अमेंड करे, और वो फेल हो गया है, उसने अपने दावे को अमेंड नहीं किया, तो यहाँ पर उसके कोर्ट के पास हक है, ठीक है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 14 डेज़ दे दे, या जो है उसका जो उसकी जो एप्लीकेशन थी अमेंडमेंट की उसको कैंसिल कर दे, ठीक है, उसको इजाज़त ही ना दे, क्योंकि उसने उस टाइम के अंदर तो अपनी दावे की अमेंडमेंट नहीं की, या उसको जो भी लगे कोई और रीज़नेबल ऑर्डर लगे तो वो ऑर्डर भी कोर्ट कर सकती है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दे। थैंक यू सो मच।